हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं वांट हाफ फैक्टर। इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है वांट हाफ फैक्टर। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट एग्जाम्स, जे एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वांट हाफ फैक्टर ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या नई चीज़ आ गई है, क्या है वांट हाफ फैक्टर, क्या चेंजेस लाता है ये वांट हाफ फैक्टर। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये सीरीज़, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है और चीज़ों को लाइन बाय लाइन में समझाते जाऊँगा। आपको कंसंट्रेट रहना है, ठीक है? तो बेसिक नीड्स अपनी लेके बैठिएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, दैट इज़ पेन, कॉपी और उसके साथ साथ एक वाटर बॉटल। आपको चीज़ें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। अभी इस वीडियो में मैं लिमिटेड क्वेश्चंस ही रखा हूँ, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, एक फाइनल वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें केवल और केवल वांट हाफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा और पूरे इस चैप्टर को एंड करूँगा, ठीक है? लेकिन अभी हम केवल इस वीडियो में ये समझने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है? ये समझ, लेकिन ये वीडियो सफिशिएंट नहीं होगी उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप केवल यहाँ पे टॉपिक क्लियर नहीं कर रहे हो, आपको एग्जामिनेशन में बैठना है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं। तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करिए, ठीक है? इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो, एक फाइनल वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और समझाया भी जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वांट हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन अभी क्या करना है, हमें समझना है यहाँ पे एबनॉर्मल मासेस क्या होते हैं और उसके साथ साथ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया वांट हाफ फैक्टर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कोड बोल दीजिए तो हो तैयार, करोगे ना वार, ठीक है? तो चलिए, आज हमें पढ़ना है एबनॉर्मल मासेस, उसके साथ साथ एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं, ठीक है? उसके साथ साथ वांट हाफ फैक्टर और न्यूमेरिकल, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? तो फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट न्यूमेरिकल तो अधूरी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ एबनॉर्मल मासेस। अब एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हो क्या? ठीक है, नहीं ना? देखो, एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं कि जो एक्सपेक्टेड मोलर मास हो उससे डिफर करे, या तो उससे लोअर हो या तो उससे हायर मास, मोलर मास आ जाए, ठीक है? तो ये किस केस में होता है, कैसे होता है, ठीक है भाई? एक्सपेक्ट कैसे आप कर रहे हो? तो अगर मान लीजिए, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो, ठीक है? तो मैं बेसिक, हमेशा कहते हैं कि मैं बेसिक से चीज़ें क्लियर करूँगा, हमेशा क्लियर करूँगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनका सोल्यूशन जब बना जाए तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट। ऐसे ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि जैसे ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है? ऐसे होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है? ऐसे क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, ठीक? बेंजोइक एसिड ये डिसोसिएट का नहीं एग्जांपल है, ये एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल आएगा आपका एसिड का, ठीक है? बेसिस का, बेसिस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सॉल्ट्स जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है? सॉल्ट्स, ओके, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि जैसे ही इनका सोल्यूशन बनाया जाएगा, एक्वा सोल्यूशन बनाओगे, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस में, ठीक है?
क्या हो जाएंगे, अपने आयंस में डिसोसिएशन हो जाता है इनका। वाइल ये कंपाउंड्स मैं बता रहा हूँ, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनका जब सोल्यूशन बनाया जाता है, बेंजीन के साथ सोल्यूशन बनाया जाता है, तो बेंजीन का सोल्यूशन इनका जब बनता है तो ये क्या करते हैं, ये एसोसिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, डाइमराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डाइमराइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, और दोनों ने एक साथ, दोनों बेंजीन सोल्यूशन जब बनाया गया तो ये दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने जब सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 1 मोल सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोल पूरा सल्यूट लिया था एसिटिक एसिड का, ठीक है, सल्यूट लेके बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया। अब आपको पता है कि वो 1 मोल है, आपने डिसॉल्व किया है 1 मोल, तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि वो नॉर्मल मोलर मास क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल, ठीक है, लेकिन 1 मोल का जितना मोलर मास हो वो होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ये सोल्यूशन में जा रहे हैं वैसे ही ये डाइमराइजेशन कर ले रहे हैं, यानी एसोसिएट हो जा रहे हैं, और एसोसिएट होने के बाद इनका जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, वो एक्चुअल में हाफ मोल्स हो जाएंगे कि नहीं, हाफ मोल हो जाएगा कि नहीं, हम समझ में आ रही है क्यों हाफ मोल हो जा रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, आधा मोल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी यहाँ पे मोलर मास क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, किसके केस में, एसोसिएशन के केस में। वाइल डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में यहाँ पे मोलर मासेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे KCl ले लिया, ठीक है, तो KCl को अगर वाटर में डिसॉल्व, इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए तो ये क्या करेगा, ये K+ और Cl नेगेटिव फॉर्मेशन कर लेगा, आयंस का फॉर्मेशन कर लेगा। क्यों आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अब अपने आयंस में टूट जाता है जैसे ही सॉल्ट में वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो हमने इसका क्या लिया था, हम एक्सपेक्ट क्या करके चलेंगे कि 1 मोल हमने लिया है, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में जाते ही वाटर के साथ मिक्स होते ही, यानी सोल्यूशन फॉर्म में जाते ही ये डिसोसिएट हुआ, और यहाँ पे अब बन रहा है कितना, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका बन रहा है। यानी टोटल मोल्स कितने हो गए, एक्चुअल में टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 मोल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो मॉलिक्यूल है और ये तो आयंस है, तो इन दोनों में तो डिफरेंस है, ठीक है, तो आप कैसे इनको एक साथ काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और स्टार्टिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं। दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ नेचर से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब किससे है, नंबर से मतलब है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 2 मोल हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रही बात, आ रहा है कि नहीं। यानी हमने एक्सपेक्ट क्या किया, हमने तो वहाँ पे वाटर में 1 मोल ही मिक्स किया था, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि यहाँ 2 मोल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 2 मोल सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, समझ में आ रही बात। इसी वजह से नॉर्मल मास, मोलर मास क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जहां डिसोसिएशन हो रहा है वहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जा रहे हैं, जहां एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मिलके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जब 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना, यानी मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ए मोलर मास इज आइदर हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू से या तो हायर हो या तो लोअर हो, उस मोलर मास को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। और ये किस वजह से होता है, ये 2 चीज़ों की वजह से होता है, या तो क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन कर लेंगे, या तो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन कर लेंगे।
ठीक है। लेकिन ये जनरली किस में होता है, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा। लेकिन इससे पहले जब हम जितने भी क्वेश्चन लगाए थे, जैसे अभी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर या जितने भी क्वेश्चन पीछे लगाए थे, वो हम किसका पढ़ रहे थे, या तो शुगर केन का पढ़ रहे थे, ठीक है, या तो शुगर केन का पढ़ रहे थे, या तो यूरिया के क्वेश्चंस लगा रहे थे, ठीक है। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास का कोई केस नहीं आया। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लगानी स्टार्ट की, तो उसमें क्या दिखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बढ़ जा रहे हैं या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है। क्या डिफरेंसेस आएंगे, कैसे डिफरेंसेस आएंगे, तो डिफरेंस क्यों नहीं आएगा भाई समझो कि हमारे पास, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले क्या क्या है। पहला फॉर्मूला जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है वो पढ़ा है P, ठीक है, P1 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पढ़ा है ना, ठीक है, कि इज इक्वल टू, ये क्या होता है, मोल ऑफ काई ऑफ 2, दैट इज सल्यूट, ठीक है। लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दे सल्यूट, ठीक है। अब ये सल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है सॉरी, ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी था ना, ठीक है। और मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी को यहाँ पे के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in mass of solvent in kg, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किसमें, kg में। ये तो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं, ठीक है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF मल्टीप्लाई मोलैलिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, KF मल्टीप्लाई ये पूरा पोर्शन आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला क्या था, जो कि कल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कैपिटल बड़ा वाला पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। और यहाँ पे C क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को अगर हम एक्सपेंड करें तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई R इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी फॉर्मूले में, इन सभी में अगर ये हमने डाइल्यूट सोल्यूशन का ले लिया, तो डाइल्यूट के लिए क्या कुछ केस बताया था, डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन जनरली यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन ही लिया जाता है। तो डाइल्यूट के लिए हमने केस क्या बताया था कि N2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ सल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नीचे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो फाइनल फॉर्मूला N2 अपॉन N1 आ जाता है, यानी ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, इन सभी केसेस में देखो, चाहे ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये चाहे मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूँ, इसकी ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। चाहे डेल्टा टीबी की बात करूँ, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। चाहे टीएफ की बात करूँ, डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। और पाई की अगर बात करें, यानी बड़े वाले पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ठीक है। यानी सभी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब तक हम पढ़ते आए हैं, वो सभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर बाई केस अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स का केस पढ़ें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सपेरिमेंट करें इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेके, तो एक प्रॉब्लम आएगी क्या, कि जो एक्सपेक्टेड प्रेशर, एक्सपेक्टेड जो चीज़ें होंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, उससे ऑब्जर्व वैल्यू डिफरेंट आने लगेगी। क्यों डिफरेंट आएगी, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं ना कि 1 मोल सल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हम सोच रहे हैं कि 1 मोल डिसॉल्व किया है,
ठीक है। लेकिन जैसे ही एसोसिएशन होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आए, ठीक है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो चेंज होगा। समझ में आ रही बात, क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। वैसे ही यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज हो रहे हैं तो डेल्टा टीवी की वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, मान लीजिए यहाँ पे हमने NaCl ले लिया, ठीक है, वाटर में हमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनो, वाटर में हमने कर दिया NaCl डिजोल्व, ठीक है, NaCl हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है, NaCl डिजोल्व किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, NaCl डिजोल्व हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और प्लस Cl निगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 मोल लिया था, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 1 मोल ही प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही उसका डिसोसिएशन हुआ तो 1 मोल वो किसका क्या बना रहा है, Na प्लस, और 1 मोल क्या बना रहा है, Cl निगेटिव। यानी टोटल जो नंबर ऑफ सल्यूट हुआ वो कितने मोल्स आ गए, 2 मोल, ठीक है, कितने आ गए, 2 मोल आ गए। और जब 2 मोल आ रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में हमें रखना चाहिए कितना, 2, लेकिन मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो अपने हिसाब से मैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना रखूंगा, 1 मोल रखूंगा कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मुझे पता है 1 ही मोल, ठीक है। लेकिन अगर कोई उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या आएगा कि वहां पे उसको 2 मोल्स मिलेंगे, और 2 मोल्स मिलेंगे जब, तो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी वो और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होगी वो दोनों में क्या आएंगे, डिफरेंसेस। और यही डिफरेंस जब देखा गया, ठीक है, किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन जब बन रहा है इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो डिसोसिएशन हो जा रहा है या एसोसिएशन हो जा रहा है, ठीक है। एसोसिएशन कहाँ पे हो रहा था, एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड के केस में। यहाँ NaCl है, सॉल्ट है, एसिड, सॉल्ट लिया, एसिड लिया, या आपने बेसेस लिए, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन जब हुआ तो जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, जितना मोल्स हमने एक्सपेक्ट किया है, हम सोच के डाले हैं, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो जा रहे हैं आफ्टर डिसॉल्विंग द सोल्यूट, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जा रहे हैं तो यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीबी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी बढ़ेंगी कि नहीं, बढ़ेंगी ना। समझ में आ रही बात, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और पाई की वैल्यू यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन हुआ है, और डिसोसिएशन हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ रहे हैं। लेकिन यही एसोसिएशन हुआ होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घट जाते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घटते तो यहाँ पे ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती, डिक्रीज कर जाती, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में, ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कौन सा, जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसको 2 मोल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसी NaCl का केस ही लेते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको दिखेगा कि यहाँ तो 2 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने डिसॉल्व किया तो हमको क्या दिखेगा कि हमने 1 मोल डिसॉल्व किया है। तो जो हमारी वैल्यू है ये तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जिसको 2 मोल मिल रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उन दोनों में डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है। और इसी डिफरेंस को क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए, या इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, इस डिफरेंस को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए वॉन्ट हाफ सर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया फैक्टर जिसका नाम था वॉन्ट हाफ फैक्टर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ वॉन्ट हाफ फैक्टर किस लिए आया, बस इसी चीज जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए वॉन्ट हाफ सर ने क्या दिया, वॉन्ट हाफ फैक्टर दिया,
ठीक है। अब ये वांट हाफ फैक्टर है क्या, तो देखिए ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी कितना एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ है उसको काउंट करने के लिए, ठीक है, क्या दिया गया, वांट हाफ फैक्टर दैट इज आई दिया गया। ठीक है, समझ में आई, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो अब ये वांट हाफ फैक्टर है क्या, तो दिस फैक्टर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वांट हाफ फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं आई इज इक्वल टू, ठीक है, वांट हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ, ठीक है, मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, या फिर एसोसिएशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, या फिर एसोसिएशन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो वांट हाफ फैक्टर को सबसे पहले इस चीज से डिफाइन किया गया कि ना आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जा रहे हैं वो रख लीजिए, अपॉन किससे डिवाइड कर दीजिए, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास KCl था, ठीक है, KCl को हमने डिसॉल्व किया वाटर में, अब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो ये क्या करेगा, ये मोल्स में अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट, मान लो 1 मोल हमने लिया था, ठीक है, तो 1 मोल से ये कितने बन रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन, सॉल्ट है, ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे 1 मोल इसका बनेगा, ठीक है, और 1 मोल इसका भी बनेगा। समझ में आ रही बात, एक मोल बना, तो यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 2, और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू क्या बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1। तो यहाँ आई की वैल्यू KCl के लिए क्या गया, आई इज इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज कौन दिया था, वांट हाफ सर ने इंट्रोड्यूस किया था 1880 में, ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए इसी तरह से हमने बोल दिया कि मान लो हमारे पास Na2SO4 है, ठीक है, क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट को अगर इसका क्या बनाया जा रहा है, एक्वा सोल्यूशन बनाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये किसमें डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस SO4 पे, ठीक है, 2 नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 मोल क्या लिया था, 1 मोल Na2SO4 लिया था, तो इससे कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स Na+ आयंस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 एटम था Na का, ठीक है, और यहाँ पे SO4 पे 2 नेगेटिव, यानी इसके 1 मोल आयंस बन रहे हैं SO4 पे, यानी सल्फेट के कितने, 1 मोल आयन बन रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स बन रहे हैं, 3 मोल, ठीक है, और बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे, 1 मोल था ना। तो I इज इक्वल टू, इसके लिए I का फॉर्मूला क्या बनेगा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 3, और बिफोर डिसोसिएशन 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है उस इलेक्ट्रोलाइट का वांट हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इस वांट हाफ फैक्टर से आप कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करोगे, रिन्यू करोगे, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसी वांट हाफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला जो कि यूज होता है वो होता है I इज इक्वल टू, क्योंकि भाई देखो चेंजेस किस में आ रहे थे, अभी मैं पीछे ही बताया हूँ चेंजेस किस में आ रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस किस में आ रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होगा,
डिफर करेगा, ठीक है, चेंज होगा, तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये भी चेंज होगी, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से तो डिफाइन होता है, ठीक है, क्या डिफाइन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वहां से एक फॉर्मूला और बनता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है वॉन था फैक्टर का, फॉर्मूला ये बनता है डायरेक्टली I इज इक्वल टू, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है कहाँ पे, किस में यूज किया जाता है, आई की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कैलकुलेटेड क्या होगा, जो आपने मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कहलाएगी। और ऑब्जर्व्ड क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आई है, तो भाई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या डिफाइन कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल वाला, और एक्सपेरिमेंटल कैसे निकलेगा, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन को हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है वो हमेशा कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ से यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब है कि ये किसकी बात की जा रही है, ऑब्जर्व्ड की बात की जा रही है, ठीक है। और नीचे बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन यानी कैलकुलेटेड की बात की जा रही है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नया फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ठीक है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कैलकुलेटेड, ठीक है, मैं इसी फॉर्मूले को प्रूव ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझने के लिए। देखो चीज़ें समझने क्लियरिटी जब मिलेंगी ना आपको, ठीक है, क्लियरिटी, तो आप चीज़ों को बहुत आराम से समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन क्लियरिटी आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसको कंसंट्रेशन से अगर समझ रहे हो तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं यही लिख दिया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलकुलेटेड, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैलकुलेटेड CP, अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेटेड CP इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड CP, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब मैं इसी चीज़ को मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर मैं यही NaCl लिया हूँ, ठीक है, तो NaCl मैं जान रहा हूँ कि मुझे ऑब्जर्व ये जैसे ही इसका सोल्यूशन बनाया जाएगा तो ये Na प्लस और Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी मैं जो कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, फिजिकली जो मैं कैलकुलेट करूँगा वो मैं उसमें क्या मेंशन करूँगा कि 1 मोल हमारे पास था, ठीक है, और एक्चुअल में कितने मोल्स बने हैं, सोल्यूशन में 2 मोल्स बने हैं, कितने बने हैं, 2 मोल्स, ठीक है। और 2 मोल्स जब बने हैं तो यहाँ I की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, I की वैल्यू क्या निकलेगी, I इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब मैं जब कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, कैलकुलेट यानी प्रैक्टिकली कैलकुलेट, ठीक है, फिजिकली कैलकुलेट यानी पेन पेपर पे रख के कि मैंने तो 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, और 1 मोल डिसॉल्व किया था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 होगा, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हमारी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। लेकिन जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा तो उसके पास क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 1 मोल नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, डबल है,
ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डबल हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो डबल होगी, ठीक है। क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। अभी मैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये तो पढ़ा है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर डबल हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल होगी कि नहीं, ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आ रही है? डबल आ रही है। किस केस में? इसके केस में, NaCl के केस में आ रही है कि नहीं? डबल आ रही है। तो डबल कैसे आएगी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? जब हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में I का मल्टीप्लाई कर देंगे तो I कितना है? 2 है। तो 2 का, ठीक है, 2 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। किसकी? डबल हो जाएगी। और डबल ही तो आ रही है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? भाई हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जा रहे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसको क्या दिखेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आ रही है? डबल, ठीक है। हमने कैलकुलेट करके क्या निकाला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी सिंगल ही है भाई, एक ही मोल है, ठीक है। कैलकुलेटेड में तो एक ही मोल रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक मोल में जब I यानी I जो निकला है 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी, ये प्रॉपर्टी ये डबल होगा कि नहीं? और डबल होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? बराबर होंगे ना। समझ में आ रही बात? और जब बराबर होंगे तो यहीं पे तो ये प्रूव हो गया। समझ में आई बात? यहीं पे क्या हो गया? ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। समझ में आया? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द I इज इक्वल टू, यानी आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? ठीक है। इसी तरह I का एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है, और वो I का फॉर्मूला क्या आता है? देखिए ध्यान से देखिएगा। एक और फॉर्मूला यूज होगा I का, और वो फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या होगा भाई? एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, अपॉन नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास KCl है, तो KCl डिसोसिएट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? K प्लस और Cl निगेटिव। यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो क्या है? नॉर्मल, ठीक है। क्यों नॉर्मल है? क्यों नॉर्मल भाई? क्योंकि ये हम बिफोर डिसोसिएशन की बात करें, जब हमारा डिसोसिएशन नहीं हुआ है, जहाँ हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि भाई डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, ये बिफोर सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये डिसोसिएट होंगे तो इनके कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मोलर मास होगा वो कितना आ जाएगा? आई थिंक जितना भी जो भी आए KCl का मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल लिया जा रहा है, लेकिन ये दोनों मिलके जब डिसोसिएट हो गए तो कितने मोल्स बना लिए? 2 मोल बना लिए, ठीक है। यानी यहाँ का मोलर मास जो होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, होगा कि नहीं? ठीक है, होगा। तो यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास यानी ये वाला मोलर मास ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा लिख दें, ज़्यादा है, ठीक है। और ये वाला मोलर मास क्या है? कम है, ठीक है। तो कम में I का मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये बताएगा कि कितना एक्सटेंट एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ। समझ में आ रही बात? क्योंकि I को हम अभी पीछे डिफाइन करके आए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने एक्सटेंट तक हुआ है, यही चीज़ ये वांट हाफ फैक्टर डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमने वांट हाफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला वांट हाफ फैक्टर निकालने का, डायरेक्टली अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये लगा देंगे, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है तो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड लगा देंगे, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू एबनॉर्मल मासेस अपॉन नॉर्मल मासेस, ठीक है। एबनॉर्मल क्या है? या तो हाइयर होगा या तो लोअर होगा। हाइयर किस में होगा?
एबनॉर्मल हाइयर किस में होगा, जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, इसलिए बढ़ जा रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए एबनॉर्मल मोलर मास ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ एसोसिएशन हो रहा है, यानी टू मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वहाँ पे इस केस में अब मोलर मास जो होगा, मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। तो यहाँ अगर 2 मोल्स थे, 2 मोल का कोई सोल्यूट लिया था, तो वो एसोसिएशन के बाद क्या होगा, 1 मोल बचेगा ना, तो 1 मोल का मास कम होगा कि नहीं? समझ में आ रही बात? 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास यहाँ पे कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। समझ में आया? वही केस अगर यहाँ पे इस केस में लगाया जाए, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एसोसिएशन कर दिया जाए, तो 2 मोल मिल के क्या बनाएंगे, 1 मोल सोल्यूशन, 1 मोल सोल्यूट बनाएंगे कि नहीं? ठीक है, 2 मोल मिलके 1 मोल बनाएंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना, 1 मोल, ठीक है, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 2 मोल, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 या फिर 1/2, यानी आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और आई की वैल्यू कम हो जा रही है, तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, ध्यान से देखिए, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब आई कम वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम आएगी। समझ में आया? तो यहाँ से क्या हुआ, नए फॉर्मूलाज का जन्म हुआ, और वन हाफ फैक्टर ने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूले थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, उनको चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, ध्यान से देखिए, कैसे चेंज किया भाई, तो चेंज ऐसे कर दिया कि अब नए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रीन्यू करके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, अगर भाई हम शुगर केन की बात करेंगे, जहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, वहाँ के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम है। यूरिया की बात करें, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, जिनमें एसिड को छोड़ के, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन की कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया गया, उनमें एक और क्वांटिटी ऐड कर दी गई, दैट इज वांट हाफ फैक्टर। और वांट हाफ फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वो इंट्रोड्यूस किया है ऐसे कि पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होके हो गई P10 माइनस P1 अपॉन P10, that is relative lowering in vapor pressure, is equal to number of moles of solute upon number of moles of solvent multiply I। ठीक है, सब में क्या कर देना है, नंबर ऑफ, भाई सल्यूट ही तो चेंज हो रहा है, तो सल्यूट में क्या कर देंगे, I का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नया फॉर्मूला, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का नया फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा TB इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और तीसरा यानी डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या बना, सब में I का मल्टीप्लाई होगा, I मल्टीप्लाई KF इंटू मोलैलिटी। और चौथा फॉर्मूला दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई C इंटू R इंटू T। ठीक है, अब ये सभी किसके लिए हैं, ये सभी फॉर्मूले किसके लिए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होंगे, यानी जहाँ पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको I निकालना है। क्या निकालना है, I निकालना है। I की वैल्यू जैसे निकल गई, फिर ये सारे वैल्यूज़ दी होंगी, उन सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए और फाइनली फाइंड आउट कर लीजिए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे। समझ में? ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या चेंज आएगा, वो यहाँ से हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई डिसोसिएशन अगर नहीं हो रहा है तो डिसोसिएशन न होने पे क्या होगा कि वैल्यू 1 होगी। क्यों 1 होगी I की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि भाई आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन
ठीक है, अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन भी जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले थे उतने नंबर ऑफ मोल्स अभी भी हैं, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम रहेगी वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है उस केस में आई की वैल्यू 1 होगी, याद रखिएगा। समझ में आया, ठीक है। ये थैंक यू वाली चीज़ बड़ी जल्दी आ रही है, समझ में आया। तो ये नया फॉर्मूला को, नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूला वॉन्ट हैव फैक्टर इंट्रोड्यूस करके ये बन गया फॉर इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया, डिसोसिएशन और एसोसिएशन समझ में आया, एबनॉर्मल मोलर मासेस समझ में आए, क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में ऐसे ही सिंपली सॉल्व करवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल क्या है। जैसे मान लो मैंने ले लिया, मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल NaCl ले लिया, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जनरली ये बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1 मोल MgCl2 ले लिया, ठीक है, और 1 मोल हमने ले लिया 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर हमने ले लिया क्या, ये सब सोल्यूशन है। NaCl का 1 मोलर सोल्यूशन लिया है, 1 मोलर MgCl2 मोलर है, MgCl2 का सोल्यूशन लिया, और 1 मोलर हमने सोल्यूशन लिया है किसका ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया Na2SO4 का, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर सबके लिए सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है सबका, ठीक, और R की वैल्यू तो सेम होगी ही सबके लिए, यानी गैस कांस्टेंट, भाई गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सभी में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। इन तीनों में ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ये बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। पॉज करिए और जल्दी से इसको बताइए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो ध्यान से, अगर 1 मोलर NaCl लिया है तो NaCl, ठीक है भाई, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है C × R × T, ठीक है। C क्या है कंसंट्रेशन, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर हमने कह दिया सेम है, R यानी गैस कांस्टेंट, भाई वो तो सेम रहेगा ही। मोलैरिटी, तीनों का 1 मोलर लिया है, यानी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन भी सेम है। तो डिफर क्या करेगा, डिफर ये करेगा कि यहाँ पे ये NaCl तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ICRT लगता है, ठीक है, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर भी ऐड करते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटी जो हैं, मोलैरिटी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, ये तीनों क्या हैं, सेम है, क्योंकि तीनों का मोलैरिटी सेम है, तीनों टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे तीनों पे प्रेशर लगाया जा रहा है, और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो वो तीनों के लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। यानी डिफर क्या करेगा, अगर हमें पता चल जाए कि तीनों की आई की वैल्यू क्या क्या होगी, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। तो तीनों की आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तीनों का डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। तो NaCl अगर डिसोसिएट होगा तो 1 मोलर NaCl कितना बनाएगा, Na+Cl यानी 2 मोल बनाएगा, ठीक है, 2 मोल्स बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। यानी आई की वैल्यू 1 मोल लिए थे, ठीक है, कितना लिए थे 1 मोल, तो आफ्टर आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी आई की वैल्यू 1 आ गई, किसके लिए, NaCl के लिए, ठीक है। MgCl2 ले ले, तो MgCl2 का जब हमने 1 मोल लिया तो ये डिसोसिएट होगा, तो इसमें होगा Mg2+ बनाएगा और प्लस 2Cl निगेटिव बनाएगा। तो इसके 1 मोल जब लिए हमने तो ये क्या बना रहा है, 1 मोल ये बना रहा है, ठीक है, Mg2+, और 2 मोल Cl निगेटिव सोल्यूशन बना रहा है, 2 मोल Cl निगेटिव बना रहे हैं, यानी टोटल कितने हुए 3 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यूज MgCl2 के लिए क्या आ जाएगी, आफ्टर डिसोसिएशन 3 हो गया है, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 मोल था। अगर यही चीज़ हम डिसोसिएशन वाला Na2SO4 का निकालें, यानी सोडियम सल्फेट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Na2+ कितना बन रहा है 2 मोल्स, और SO4 2 निगेटिव ये कितना बन रहा है 1 मोल। तो इसका भी जो आएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मोल्स आ जाएंगे,
ठीक है, यानी I की वैल्यू Na2SO4 के लिए भी कितना आ गया 3/1, क्योंकि बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन 3 मोल्स बन रहे हैं, बिफोर डिसोसिएशन 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के लिए I की वैल्यू क्या आ गई, I की वैल्यू फर्स्ट के लिए NaCl के लिए 2I है, I की वैल्यू 3I है MgCl2 के लिए, और Na2SO4 के लिए भी 3I है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि भाई मोलैरिटी सबकी सेम है, R भी सबका सेम है, T भी सबका सेम है, जिसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे दो जो हैं MgCl2 और Na2SO4, इन दोनों का I की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, और NaCl से ज़्यादा भी होगा, क्योंकि I की वैल्यू NaCl से ज़्यादा आ रही है। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने Na2SO4 ना दिया होता, Na2SO4 दे दिया तो यहाँ पे इक्वल हो गया। अगर हम Na2SO4 ना दिए होते, यहाँ पे हमने कोई और चेंज कर दिया होता, ठीक है, यहाँ पे हम दे दिए होते हैं आपको यूरिया, ठीक है, तो यूरिया में डिसोसिएशन ही नहीं होता, यूरिया में डिसोसिएशन नहीं होता, तो आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर, भाई जिसमें डिसोसिएशन नहीं होता वो उसके लिए I की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। यानी अब इन तीनों में अगर पूछा जाता आपसे कि बताओ किसके नंबर किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो आप क्या बताते हैं, जिसका I का वैल्यू ज़्यादा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। और इन तीनों में किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगता, क्योंकि NaCl में I की वैल्यू कितनी आती, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आई 3, और यूरिया के लिए I की वैल्यू कितनी आई 1। तो जिसका I की वैल्यू ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए MgCl2 पे ज़्यादा, MgCl2 सोल्यूशन में ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, यानी I की वैल्यू वहाँ MgCl2 सोल्यूशन के लिए ज़्यादा होगी। समझ में क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 गुना हो जा रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 गुना हो रहे हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल्स एक ही हैं जितने थे। ठीक है, और मैंने अभी बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स भाई पाई जो है इसका फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें C क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी में ऊपर न्यूमरेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। भाई जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 गुना बढ़ रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 3 गुना बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 गुना बढ़ रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 गुना बढ़ेगा। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लगेगा, MgCl2 सोल्यूशन में, फिर उसके बाद इस केस में, फिर उसके बाद NaCl सोल्यूशन में, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, यूरिया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें सेम दी रहेंगी, बस आपको I फैक्टर यानी डिसोसिएशन फैक्टर के बेसिस पे आपको ये निकालना होता है किस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा, या एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा, या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा। यही केस डिसोसिएशन, यही केस एसोसिएशन में भी लगाया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इस वांट हैव फैक्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी जिस तरह का क्वेश्चन कराया है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं उनको सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो क्योंकि मैं इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो फाइनल वीडियो होगी इस चैप्टर की। देखो इतने सारे पार्ट्स मैंने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने बेसिक से समझाया है, चीज़ों को मैं बेसिक से टॉप लेवल तक लेके गया हूँ समझाना। देखो 12th क्लास है, 12th क्लास में कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, तो उस क्लियरिटी के साथ चला हूँ, इसलिए लंबे लंबे इतने पार्ट्स बने। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे से इन पार्ट्स को कंप्लीट किया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और 7 से 8 नंबर आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आप रख के ले लो कि आपके पास कंजर्व हो चुके हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे हुए हो
तो कंसिस्टेंसी ही चाहिए। अब इसके बाद केवल और केवल देखो, यहाँ हर एक टॉपिक क्लियर हो चुका है, हर एक टॉपिक खत्म हो चुका है। अब जो फाइनल वीडियो होगी वो केवल और केवल क्वेश्चन बेस्ड होगी, जिसमें आपको मैं केवल और केवल बताऊंगा कि वांट हाफ फैक्टर के और सारे क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन जो है वो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एक टर्म उसमें इंट्रोड्यूस होता है, कई सारे क्वेश्चंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेट किया जाता है, तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन कैसे लगाओगे आप, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, ठीक है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ इस चैप्टर को हम करेंगे समाप्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।